हिंदी यूनिवर्स के इस चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न जो मैं संकलित करके लाया हूं आप सबके सामने, ये विगत वर्षों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और फिर चाहे वो ग्रुप ए के पेपर हों, बी हों, सी हों, डी ग्रुप के, उन सभी में ये पूछे गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो पेपर है 9 जून को, तो उसमें आपका ये काफ़ी सहयोग करेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 5 नवंबर 1947 पहला विकल्प है, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956 और दूसरा है 1 नवंबर 1952। तो आपका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ, तब आपका सही उत्तर होगा 1 नवंबर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये भी कई बार पूछा गया है कि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मतलब एक तरह से बंटवारा हुआ या अलग किया गया मध्य प्रदेश से, तो उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा, उस समय मुख्यमंत्री थे श्री दिग्विजय सिंह जी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं प्रश्न। मध्य प्रदेश की खेल एवं आर्थिक राजधानी क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कि मध्य प्रदेश की खेल एवं आर्थिक राजधानी के रूप में हम जानते हैं इंदौर को। इंदौर जो है यह खेल एवं आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश का। अब यहीं पर हम और चर्चा कर लेंगे मध्य प्रदेश के उन जिलों के बारे में जो इसकी विभिन्न राजधानियों के नाम से जाने जाते हैं। प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लगाएंगे भोपाल। लेकिन अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की खेल एवं आर्थिक राजधानी क्या है, तब आप उत्तर लगाएंगे इंदौर। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रश्न राजधानी से ही संबंधित हैं। अगर यह पूछा जाता है कि संस्कार राजधानी कौन है, तो आप लगाएंगे जबलपुर। संस्कार राजधानी, ये याद रखिएगा, जबलपुर जो है ये संस्कार राजधानी है ना। और फिर उसके बाद अगर पूछा जाए कि ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, तो वो है सिंगरौली। याद रखिएगा, सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, फिर इसी में पूछेगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद पूछेगा मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी। तो संगीत के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि मैहर जो है ये संगीत राजधानी है, और मैहर घराना भी काफ़ी फेमस रहा है। फिर उसके बाद पूछता है प्रश्न कि मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी कौन सी है? तो चित्रकला राजधानी जो है वो आपका भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर इतनी सारी राजधानियाँ जो मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से संबंधित हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। एक बार मैं पुनः इन सभी को रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है। ठीक है, आर्थिक व खेल राजधानी हमने चर्चा किया इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है, संगीत की राजधानी मैहर है और चित्रकला की राजधानी भीमबेटका है। अगला प्रश्न है, मलखंब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कब शामिल किया गया? वर्ष 2013 में, 2020 में, 2022 में या फिर 2015 में? तो इसका सही उत्तर होगा 2020 में। ठीक है, वर्ष 2020 में मलखंब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है वो मलखंब है, और इसे किस वर्ष घोषित किया गया, तब आपका उत्तर होगा वर्ष 2013 में। मलखंब को याद करिएगा, मलखंब को वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, राजकीय खेल के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है,
राजकीय खेल के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ किस वर्ष स्वीकार किया गया, तब आपका उत्तर होगा 2013। लेकिन अगर यह पूछा जाता है प्रश्न कि मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कब शामिल किया गया, तब आपका उत्तर होगा वर्ष 2020 यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ मलखंभ के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि यह मलखंभ जो है ये मालवा क्षेत्र में खेला जाता है। मालवा क्षेत्र का मतलब एक तरह से कहा जाए स्थानीय खेल रहा है, और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजकीय और राष्ट्रीय खेल में इसे शामिल किया है। तो मालवा क्षेत्र ये याद रखिएगा। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उज्जैन है, रतलाम है, झाबुआ है, धार है, देवास है, इंदौर है, शाजापुर है, आगर मालवा इत्यादि। मैं मैप में देख रहा हूँ, इन सारे जिलों का जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सब मालवा क्षेत्र में है। मालवा क्षेत्र के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का लगभग 28% भाग मतलब पर फैला हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मालवा जो है यह मध्य प्रदेश के लगभग 28% भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो मालवा का जो विस्तार है वह सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ और याद रखिएगा, मालवा से ही संबंधित है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वह मध्य प्रदेश के उज्जैन जैसा कि मैंने बताया आपको कि मालवा के अंतर्गत ही आता है। तो उज्जैन के विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो दक्षिणी उज्जैन जो है ये विधानसभा क्षेत्र है, और यहीं से वो निर्वाचित होकर के विधायक बने और बाद में फिर मुख्यमंत्री, ठीक है, विधानसभा के सदस्य बने बाद में मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मे भी करंट में पूछ ले। एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रभाष जोशी, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैंने प्रश्न बनाया भी है प्रभाष जोशी जी के बारे में कि प्रभाष जोशी जो हैं इन्हीं के प्रयासों के द्वारा वर्ष 2013 में, याद रखिएगा वर्ष 2013 में प्रभाष, मैंने प्रश्न भी बना दिया है इस पर कि आप लोग याद रखिएगा, इनका बड़ा योगदान रहा है। मलखंभ को राजकीय खेल के रूप में स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रभाष जोशी का, और यह एक पत्रकार थे, प्रतिष्ठित पत्रकार थे। आगे है कि प्रभाष जोशी पुरस्कार सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी चर्चा भी किया कि प्रभाष जोशी जो हैं इन्हीं के प्रयास के द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राई नृत्य से संबंधित 5वां प्रश्न। देखिए, जिन साथियों को लग रहा हो कि मैं तुरंत उत्तर कर दे रहा हूं, तो आप एक काम ये करिएगा कि वीडियो को स्टॉप करके आप पहले उत्तर करिएगा, फिर उसके बाद अपने से उत्तर करिएगा, देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप मेरे द्वारा जो उत्तर बताया जा रहा है उसको देखकर एनालिसिस करना अपना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न है कि राई नृत्य से संबंधित राम सहाय पांडे, इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, इसको इसलिए इम्पॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये चर्चा में रहा है, ठीक है। राम सहाय पांडे का संबंध किस जिले से है। तो ऑप्शन है सिवनी, सिंगरौली, डिंडोरी या सागर। तो राम सहाय पांडे जी सागर जिले से संबंधित हैं। एक बात और याद रखिएगा, राई नृत्य में इनकी एक विशेष ख्याति अर्जित है, और राम सहाय पांडे जी को वर्ष 2022 में भारत सरकार ने, भारत लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, भारत सरकार ने थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप चाहें तो भगा भगा करके देख लीजिएगा। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि राई नृत्य से संबंधित राम सहाय पांडे जी को भारत सरकार ने वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया, और इनका संबंध देखा जाए तो सागर जिले से रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
डिंडोरी के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी जागरूक होंगे तो आप पढ़ते होंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज, ठीक है, जिसे वर्ष 2023 को भारत सरकार ने मिलेट्स ईयर घोषित किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मिलेट्स के बारे में मैं बता रहा था, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा डिंडोरी के बारे में। यहाँ से एक है लहरी बाई। लहरी बाई, लहरी बाई जी का संबंध जो है वो डिंडोरी जनपद से रहा है और इनको मिलेट्स का एक तरह से कहा जाए तो भारत सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये इम्पोर्टेंट है, एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। मध्य प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? आपके पास विकल्प है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है उत्तर में उत्तर प्रदेश से लगती है, दक्षिण में महाराष्ट्र से लगती है और पूर्व में छत्तीसगढ़ से। तो सही उत्तर क्या होगा? झारखंड, यानी झारखंड से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो मध्य प्रदेश, एक मिनट, मध्य प्रदेश जो है ये उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में छत्तीसगढ़, ठीक है, और मैंने बताया दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र, और उसके बाद आप देखिए इधर पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम और दक्षिण में यह गुजरात के साथ इसके दो ज़िले हैं जो गुजरात से अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तो अलीराजपुर है और दूसरा जो है झाबुआ। तो इस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश पांच राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये पांच राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, तीसरा हो गया राजस्थान, मैंने ये भी बताया किधर से हैं, किधर दिशा भी मैंने बता दिया, और चौथा होगा दक्षिण में महाराष्ट्र। थोड़ा सा लिखने में इसमें समस्या हो रही है अभी मुझे, मैं नया अभी वीडियो बनाना सीख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे माफ़ करना इसके लिए। और पांचवा जो है आपका वो गुजरात है। गुजरात से दो ज़िले मध्य प्रदेश के लगते हैं, एक अलीराजपुर और दूसरा झाबुआ। इसी झाबुआ से अलग होकर के वर्ष 2008 में अलीराजपुर बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के हम इसको देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब इन 14 जिलों के बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। तो इन 14 जिलों की अगर हम बात करें तो पहले है रतलाम, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आगरमालवा, फिर चौथा राजगढ़, फिर सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो इस तरह से देखा जाए इसमें जो सही उत्तर आ रहा है वो बुरहानपुर आ रहा है। बुरहानपुर का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर के ये रेखा गुजरती है, कर्क रेखा बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो अगर आप देखेंगे बुरहानपुर को, तो बुरहानपुर जो है यह मध्य प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर है, सबसे दक्षिणतम, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला जो है बुरहानपुर है। और बुरहानपुर के बारे में थोड़ा सा ये मैं बताना चाहूँगा कि ये केले के उत्पादन के लिए यहाँ पर केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और केला अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है। ये भी याद रखिएगा, केला अनुसंधान
केंद्र भी यहाँ पर है। तो अगर प्रश्न आता है कि केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में, तो आपका उत्तर होना चाहिए बुरहानपुर। और एक चीज़ याद रखिएगा कि असीरगढ़ का किला जो है, इसे असीरगढ़ का किला ये बुरहानपुर में स्थित है। इसे दक्षिण की कुंजी कहा जाता है। कुंजी भी कहा है, कुछ कई जगह कई किताबों में कुंजी मिलता है, और कई जगह पर दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, दक्षिण का प्रवेश द्वार। मैं थोड़ा सा इस कन्फ्यूज हूँ यहाँ पे कि ये कहा शायद अमीर खुसरो ने या अमीर खुसरो के गुरु ने कहा था, थोड़ा सा मैं इसको कन्फ्यूज हूँ। ये कन्फर्म है कि अमीर खुसरो से ही संबंधित है, पर अब ये नहीं कन्फर्म है कि निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था कि अमीर खुसरो ने। इसके लिए क्षमा चाहूँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं ये लिख दूँगा। अगला प्रश्न, अब चूँकि प्रश्न वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम लोग थोड़ा इसको जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, गुआना, सूरीनाम या मॉरिशस। तो सही उत्तर होगा आपका गुआना। जो इनका मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूँ, इनका पूरा नाम इसमें दिया हुआ है मोहम्मद इरफान अली। ये गुआना के राष्ट्रपति रहे हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि गुआना कहाँ पर स्थित है। अगर हम इसे अपने मैप पर देखेंगे वर्ल्ड के, तो ये आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में। ये ब्राज़ील के पास में स्थित है, ब्राज़ील के उत्तर पूर्व में अगर मैं कहूँ सही से, तो ये ब्राज़ील के या दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, आप मैप देखिएगा, जब भी आप पढ़िए मेरे साथ विशेष करके जब भी पढ़िए तो आप मैप रखिए। एक तो वर्ल्ड का और इंडिया का मैप होना चाहिए, और दूसरा एमपी का तो ज़रूर होना चाहिए आपके पास। कम से कम अगर वर्ल्ड का नहीं है, इंडिया का नहीं है, तो एमपी का तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा, गुआना के बारे में एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है ऐसा, तो आप लोग इसको जान लीजिए कि ये अटलांटिक महासागर, जिसको हम आंध्र महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर के पूर्व में स्थित है गुआना। और गुआना को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, ब्रिटिश गुआना, फ्रेंच गुआना और गुआना। ठीक है, तो ये गुआना की चर्चा हो रही है। अब अगला प्रश्न है भीमा नायक से संबंधित। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो ऑप्शन है मंडला, दूसरा ऑप्शन है बड़वानी, तीसरा ऑप्शन है किशनगढ़ और चौथा ऑप्शन है मुड़यादव। तो इसका सही उत्तर होगा कि भीमा नायक का संबंध बड़वानी रियासत से था। बड़वानी रियासत के बारे में बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों सिसोदिया राजवंश का, सिसोदिया ये राजपूत होते हैं, सिसोदिया राजपूतों का शासन था, यानी सिसोदिया राजवंश का शासन था। एक ये हो गया। दूसरा ये याद रखिएगा अब भीमा नायक के बारे में कि इन्हें भीमा नायक को निमाड़ क्षेत्र का, यानी कि जो ये खंडवा, खरगोन इत्यादि हैं, इसको पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, निमाड़ क्षेत्र का इन्हें रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड के बारे में ये जान लीजिए कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े सेठ, राजा, इस तरह के जो लोग थे, जो गरीबों का पैसा लूट करके अपने घर में रखते थे, उनका पैसा वह चोरी करके निकालता था और गरीबों में बांट देता था। तो इससे गरीबों में उसकी बड़ी लोकप्रियता थी। तो ये एक उपाधि के रूप में लोगों को मिलना शुरू हो गया। तो इनका भीमा नायक जी का अगर हम चर्चा करें तो इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों से इतना मतलब मुकाबला किया, खास करके भील जनजात से ये संबंधित थे। ये भी याद रखिएगा, इनका संबंध जो है भील जनजात से रहा है। और इन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज़ इनका नाम सुन करके कांपते थे, ऐसा बाकायदा विकिपीडिया पर भी लिख रखा है और कई सारे आर्टिकल में लोगों ने लिखा है। उस समय के कई अंग्रेज़ लेखक जो हैं उन्होंने इनके नामों का उल्लेख करके बताया है कि किस तरह से अंग्रेज़ों में इनको लेकर के डर था। एक चीज़ और बता दूं, भीमा नायक जी का जन्म अगर हम बात करें, भीमा नायक जी का जन्म 21 मई 1840 को हुआ था। एक भील परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम था सुरसीबाई भील। सुरसीबाई भील। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इनकी माता का नाम था सुरसीबाई भील। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी ही थी। इन्होंने भी
इन्होंने स्वयं, इनकी माता जो सुरसीबाई भील थी, इन्होंने अपने पुत्र को स्वयं अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया, मतलब उनको एक तरह से प्रेरणा दी। अगर हम बड़वानी रियासत की बात करें दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश के वर्तमान में देखा जाए तो बड़वानी जो ज़िला है वहाँ पर तो हमें मिलेगा ही, साथ साथ महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक इसका विस्तार रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ हाँ मैं और बताना चाहता हूँ कि भीमा नायक जी का जन्म 21 मई 1840 से लेकर के इनका जीवन काल जो रहा है वह रहा है, इन्हें पोर्ट ब्लेयर में ये अंडमान के पोर्ट ब्लेयर जो कि उसकी राजधानी है, जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था, जहाँ पर इनकी 29 दिसंबर 1876 में मृत्यु हो गई थी, का निधन हो गया था, यानी एक तरह से ये शहीद हो गए। शहीद कहना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इतने इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और बड़वानी के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बड़वानी ज़िले का अगर चर्चा कर रहे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हम यहाँ पर और लिख लेते हैं। बड़वानी ज़िला 25 मई 1998 को अस्तित्व में आया था, यानी कि मध्य प्रदेश का एक नया ज़िला बना था। तो बड़वानी ज़िला 25 मई 1998 को अस्तित्व में आया था, मतलब एक तरह से मध्य प्रदेश का नया ज़िला बना था। दूसरी बात यहाँ पर एक और याद रखना है बड़वानी के संदर्भ में, कि बड़वानी में 52 गजा के जैन तीर्थ स्थल चूलगिरी जो है, चूलगिरी ये याद रखिएगा जो है, यह फेमस है जैन तीर्थ स्थल के रूप में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो बड़वानी में स्थित है 52 गजा में जैन तीर्थ स्थल चूलगिरी जो है वो जैन समुदाय के लोगों के लिए खास करके एक विशेष महत्व रखता है, जैसे हिंदू समुदाय में अयोध्या इत्यादि का, है ना। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? ऑप्शन है 1842, दूसरा है 1857, तीसरा विकल्प है 1927 और चौथा विकल्प है 1942। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सही उत्तर जो होगा वो 1857 होगा, यानी कि सही उत्तर जो है वह 1857 है। यानी कि जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो 1857 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा, ये एक कलाकृति है जो खास करके फर्श इत्यादि पर बनाई जाती है। अब तो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा, ये गोंड जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। अभी मैं इसमें देखूंगा विकल्प के तौर पे, मैं एक्सप्लेन कर दिया, माफी चाहूँगा। तो इसमें गोंड जनजाति के द्वारा ये बनाई जाती है पेंटिंग, और इसकी खासियत ये है कि ये कागज़ पर भी अब बनाई जाने लगी है, और अलंकरण इसका होता है खास करके फर्श पर या फिर दीवारों पर बनाई जाती है। तो ये याद रखिएगा कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो गोंड की है। तो ये याद रखिएगा, गोंड जनजाति की ये विशेषता है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, खजुराहो, विदिशा या महेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये सही उत्तर देखा जाए तो इसका होगा खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है, या खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और जैन मंदिर स्थित हैं, आप इसे जानते ही हैं। और ये साथ में जानिए कि इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया था। अब जहाँ तक बात रही मतंगेश्वर मंदिर के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इस मंदिर का निर्माण 950 से लेकर के 1002 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थित है जिसको मृत्युंजय महादेव के नाम से जाना जाता है। एक कथा है, संक्षेप में बताना चाहूँगा कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के पांडवों के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको एक मणि दी जिसका नाम था जो मणि थी वो मरकत मणि उन्होंने प्रदान की। ये ऐसे ही एक दंत कथा है।
तो मरकत मणि जब उन्होंने उनको युधिष्ठिर को प्रदान की तो युधिष्ठिर ने वो मणि मतंग ऋषि को दे दी और मतंग ऋषि ने वह मणि राजा हर्षवर्धन को दिया। और हर्षवर्धन ने इस मंदिर में ये बताते हैं कि मणि स्थापित की और इन्हीं मतंग ऋषि के नाम पर इसका नाम मतंगेश्वर मंदिर पड़ा। तो ये याद रखिएगा। और ऐसी मान्यता है कि वह मणि जो है वो 9 फीट ऊंचे शिवलिंग जो बना है उसके नीचे स्थापित है और वहाँ पर जाने वाले जो भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक छोटी सी कहानी से याद आ गई तो मैंने बता दिया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है केन, दूसरा है सोनार, तीसरा है माही और चौथा है बेतवा। तो माही नदी जो है इसका सही उत्तर होगा माही। माही जो है ये इसका उद्गम जो है मिंडा गांव सरदारपुर धार जिले से हुआ है। इसे आदिवासी गंगा भी कहा जाता है और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी लंबाई जो है 583 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा कि 583 किलोमीटर है। और यह 3 राज्य अगर देखा जाए तो एक तो हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया आपका हमारा, एक मिनट फिर से इसको लिख देते हैं, राजस्थान, दूसरा हो गया गुजरात और तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये माही नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर 2 परियोजनाएं बनाई गई हैं इस नदी पर। एक परियोजना राजस्थान में स्थित है जिसका नाम है जमनालाल बजाज परियोजना और दूसरी जो है वो गुजरात में स्थित है जिसका नाम है कड़ाना बांध परियोजना। तो ये भी याद रखिएगा, कड़ाना बांध परियोजना। एक मिनट, दूसरा है गुजरात में जिसका नाम है कड़ाना बांध परियोजना। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें शामिल हैं, एक है सोम, दूसरा है चाप और तीसरा है अनास और चौथी है जाखम। जाखम, ठीक है। तो ये 4 नदियां हैं। आगे इसी में है कि 14वां प्रश्न है, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। अगला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा शरत कमल। शरत कमल जी को वर्ष 2022 खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग स्पोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर के बारे में मैंने बताया कि वर्ष 2008 में यह झाबुआ से अलग होकर के नया जिला बना, ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का देखा जाए तो सबसे कम शिक्षा है यहाँ पे, बहुत कम लोग यहाँ पे शिक्षित हैं, यानी लिटरेसी की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे कम है और मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे कम। अगला है अगला प्रश्न देखें, 17वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है? अब आपके पास विकल्प है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, है ना। इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा है? तो इसको बहुत इजी प्रश्न है, मैंने इसे जानकर डाल दिया। सरस्वती कंठाभरण राजा भोज ने लिखा है और काव्य मीमांसा तो शेखर की रचना है। नैषधेय चरितम श्रीहर्ष की है। पूर्ण चंद्रोदय, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। पूर्ण चंद्रोदय किस भाषा का समाचार पत्र था? तो ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था। और पूर्ण चंद्रोदय के बारे में एक बात और जान लीजिए, 1 नवंबर, देखिए नवंबर 1 यहाँ पर भी आ गया, ये याद रखिएगा, सॉरी 1 नवंबर में
1 नवंबर 1956 की मध्य प्रदेश के इसका गठन भी हुआ था, पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को। और यहाँ पर 1 नवंबर 1860 को यह पत्र निकलना शुरू हुआ। कहाँ से? इंदौर से। और इसके संपादक कौन थे? तो संपादक का नाम है वासुदेव बल्लार। वासुदेव बल्लार। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। एक मानक बोरे यानी 1 स्टैंडर्ड बैग में कितने तेंदुपत्ते होते हैं? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आपके विकल्प दिए हुए हैं। सही उत्तर अभी हम देखते हैं। विकल्प है 25,000, 75,000, 50,000, 10,000। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक मानक बोरे यानी 1 स्टैंडर्ड बैग में कितने तेंदुपत्ते होते हैं। तो आपके पास विकल्प जो हैं वो विकल्प है 25,000, 75,000, 50,000 और 10,000। तो इसका सही उत्तर होगा 50,000। इसका सही उत्तर होगा 50,000। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न पूछा गया था राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो इसके साथ ही ये श्रृंखला जो मैंने 20 प्रश्नों की बनाई थी यहीं पर ख़त्म होती है। आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को खास करके जो एमपी पीसीएस या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। उम्मीद है कि उनको ज़रूर पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा, और आपके लिए ये मददगार भी साबित होगा। तो इसको फिर चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।